देखिए बच्चों, मैं आर के गुप्ता आज इस चैप्टर वृत्ति गति को अंतिम वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। यह पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो सफलतापूर्वक अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब हम लोग यहाँ से नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र, अभिकेंद्र त्वरण, ये सब कुछ सीख चुके हैं अच्छी तरह से। अब है अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अभिकेंद्र बल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों में अंतर समझिए। इसको पढ़ने के बाद आप इसका अंतर समझ जाएंगे कि अभिकेंद्र बल क्या होता है और अपकेंद्र बल क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपकेंद्र बल, यदि कोई व्यक्ति घूमती मेज पर खड़ा है, कल्पना करें आप किसी घूमती मेज पर खड़े हुए हैं, ठीक, तो उसे ऐसे बल का अनुभव होता है जो कि वास्तव में व्यक्ति पर कार्य नहीं करता। जब कोई बल व्यक्ति पर वास्तव में कार्य न करे तो उसे आभासी बल कहते हैं, वर्चुअल फोर्स कहते हैं। ऐसा आवश्यक अभिकेंद्र बल न मिल पाने के कारण अनुभव होता है। ठीक है, अगर व्यक्ति को आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तब उसे ऐसा अनुभव होता है कि उस पर एक केंद्र से दूर एक बल कार्य कर रहा है, और केंद्र से दूर जो बल आभास होता है उसी को अपकेंद्र बल कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति घूमती मेज पर खड़ा है तो उसे ऐसे बल का अनुभव होता है जो कि वास्तव में व्यक्ति पर कार्य नहीं करता। ऐसा आवश्यक अभिकेंद्र बल न मिल पाने के कारण अनुभव होता है। अतः अभिकेंद्र बल की कमी के कारण व्यक्ति वृत्तीय पथ पर न घूमकर बाहर की ओर गिर पड़ता है। ये व्यक्ति है, इस पर ये बाहर की तरफ बल लग रहा है, ठीक, तो अतः बाहर की ओर लगने वाले इस आभासी बल को ही अपकेंद्र बल कहते हैं। तो अगर गौर से देखा जाए तो इसमें एक अंतर यही है कि अभिकेंद्र बल वास्तविक फोर्स होता है, रियल फोर्स होता है, जबकि अपकेंद्र बल एक आभासी बल होता है, वर्चुअल फोर्स होता है। ठीक है, अब इस अपकेंद्र बल के क्या क्या आगे प्रयोग है उनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब एक यंत्र है अपकेंद्रित सेंट्रीफ्यूज, एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से द्रव में उपस्थित विभिन्न द्रव्यमानों के कणों को अलग किया जाता है। उस यंत्र का नाम है अपकेंद्रित कहते हैं। ठीक है, इसमें तुमने कहा कौन सा है ये एग्जाम्पल? दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध में से क्रीम निकाल सकते हैं, वह अपकेंद्रित की तरह काम करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आखिर ये दूध से क्रीम कैसे निकालते हैं, इससे चर्चा अगले पेज पे होने जा रही है। पेज नंबर 10 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। दूध से क्रीम अलग करने की प्रक्रिया। इस प्रोसेस में दूध को एक बर्तन में भरकर उसे तेजी से घुमाते हैं, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल दूध की विभिन्न परतों के बीच आंतरिक घर्षण बल से मिलता है। दूध में उपस्थित क्रीम के कण, जो क्रीम के कण होते हैं ना, वह दूध के कणों के अपेक्षा हल्के होते हैं। अतः क्रीम के कण दूध के कणों की अपेक्षा कम अपकेंद्र बल अनुभव करते हैं, जिससे क्रीम के कण छोटी त्रिज्या का मार्ग लेकर बर्तन के केंद्रीय भाग से, और दूध के भारी कण बड़ी त्रिज्या का मार्ग लेकर बर्तन के बाहरी भाग से निकल जाते हैं। अतः बर्तन के केंद्रीय भाग से क्रीम निकलती है और बाहरी भाग से दूध निकलता है। दूध का मतलब होता है क्रीम रहित दूध, क्यों क्रीम तो बाहर निकल चुकी है, तो वो क्रीम रहित दूध बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दूध से क्रीम को निकाल सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब है अगला टॉपिक, तुमने देखा होगा बड़ा अजीबोगरीब, ऊर्ध्ववृत्त के उच्चतम बिंदु पर गतिमान जल से भरी बाल्टी को उल्टा करने पर भी जल का न गिरना। देखिए, इसको आप केंद्र बल से समझने का प्रयास कीजिए। चित्र में देख रहे हो, ये ऊर्ध्ववृत्त है, यहाँ पर ये ऊर्ध्ववृत्ताकार पथ में बाल्टी को पकड़े हुए हैं। आप स्वयं एक्सपेरिमेंट कीजिए। इसका क्या करना है, एक हल्की सी बाल्टी लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए।
प्लास्टिक की बाल्टी लीजिए, भारी मत लीजिएगा, और उसको धीरे धीरे पहले क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमाएं, फिर उसको धीमे धीमे वर्टिकल करते जाएं और अंत में इसको तेजी से चलाते हुए बिल्कुल वर्टिकल करते हैं, वर्टिकल जैसे आसमानी झूला होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब ऊर्ध्ववृत्त में गति के दौरान जब बाल्टी उच्चतम स्थिति में होती है तो उससे पानी गिरता नहीं है, पानी रुका रहता है। आखिर कैसे रुक गया पानी? आपने तो बाल्टी उल्टी कर दी थी ना। कैसे रुक गया? क्योंकि उस बाल्टी पर जो भार होता है सदैव नीचे तरफ काम करता है, ऊपर की तरफ काम करता अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल वास्तविकता में अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, यानी कि mv²/r। तो ऊपर की तरफ जो अपकेंद्र बल उस पर महसूस हो रहा है, पानी पर आभासी बल लग रहा है, वो mv²/r है। m पानी का द्रव्यमान, r वृत्ति पर त्रिज्या और b चाल है। चाल जितना ज्यादा होगी अपकेंद्र बल उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए स्पीड को बनाए रखें। जितना तेज चलाएंगे तो क्या अपकेंद्र बल ज्यादा होगा? अपकेंद्र बल ज्यादा और भार कम। जैसे चित्र में देख रहे हैं, ऊपर अपकेंद्र बल है, नीचे क्या भार है। अपकेंद्र बल ज्यादा रहेगा तो ये पानी नीचे गिरेगा नहीं। जैसे ही तुमने चाल को कम कर दिया, चाल कम कर देंगे, भार ज्यादा हो जाएगा, पानी सिर तक खोपड़ी में गिर पड़ेगा, यानी पानी गिरना, पानी तुरंत फैल जाएगा। तो चित्र में समझ में आ चुका होगा। अभ्यास बढ़ते हैं। पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्ववृत्त में घुमाने पर उच्चतम बिंदु पर स्थित जल पर एक अपकेंद्र बल अनुभव होता है। जब इस बिंदु पर जल पर लगने वाला अपकेंद्र बल जल के भार के बराबर या अधिक हो जाए तो जल उच्चतम बिंदु पर नहीं फैलता, जिसके लिए बाल्टी को तेज गति कराई जाती है। अगर स्पीड कम कर दोगे तो पानी तुरंत फैल जाएगा। उस कंडीशन में अपकेंद्र बल का मान अपकेंद्र बल से कम हो जाएगा। तो हमें अपकेंद्र बल का मान अब इस भार से सदैव बराबर या अधिक रखना है। ओके, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है ऊर्ध्ववृत्त में गति। देखिए भाई, अब हमारे पास ऊर्ध्ववृत्त में गति आ गई, वही है आसमानी झूला वाला टॉपिक। तो इसमें चूंकि अब इस साल कोर्स काफ़ी कम कर दिया गया है, तो आप इसमें केवल इतना समझ लीजिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए है ये टॉपिक। तो उसमें क्या करना है कि ऊर्ध्ववृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर हम चित्र को गौर से देखें, चित्र को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। चित्र को, जैसे कि ये ऊर्ध्ववृत्त है, ठीक है, कॉपी बनाएंगे, ये इसका उच्चतम बिंदु कहलाता है और ये निम्नतम बिंदु कहलाता है। ए पी हाईएस्ट पॉइंट है, ए लोएस्ट पॉइंट है, और जो बी पॉइंट है ना, ये जनरल पॉइंट है, ना तो उच्चतम है ना निम्नतम बिंदु है। ठीक है, अब हमने जब बिंदु बी पर था पिंड, इस पॉइंट पर, तब डोरी में तनाव, पहले पढ़ चुके, डोरी में तनाव हमेशा पिंड से दूर केंद्र की ओर होता है। टीबी, टीबी का मतलब है बी पॉइंट पर डोरी में तनाव। ठीक है, डोरी है जिसमें हम एरो लगा हुआ है, और भार हमेशा इधर काम करता है, नीचे तरफ काम करता है, भार mg। ठीक, इधर बेग हो गया, इसका बेग बी बेग कैसा होगा, मतलब उसकी स्पर्श दिशा में बी। ठीक, चाल चूंकि बदल रही है, मैं पहले बता चुका हूं, ऊर्ध्ववृत्त में गति में चाल उसकी बदलती रहती है। इसका मतलब है ये असमान वृत्तीय गति है, एक समान नहीं, असमान। ठीक है, हर पॉइंट पर चाल अलग अलग होगी, उसका परिमाण अलग अलग, दिशा तो अलग होती है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा इधर ले लें। अब भार mg, ठीक है, ये थीटा कोण है, डोरी ऊर्ध्व से थीटा बनाती कोण, टेंशन टीबी, और इधर भार, इधर कोण जी कितना, थीटा। जानते हो क्यों? ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, संगत कोण कहते हैं। तो भार mg के कंपोनेंट कराएं, इधर कोण दिशा में mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। इस mg को भूल जाइएगा भाई, इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे लेते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चारों पॉइंट हमने देख लिए, भार mg, इधर टेंशन टीबी। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर ये mg cos थीटा हो गया, इधर mg sin cos थीटा हो गया। अब इस पॉइंट को गौर से देखिए, इस पॉइंट पर एक तनाव, एक बल टीबी केंद्र तरफ है और mg cos केंद्र से दूर है। तो नेट बल क्या होगा, बड़ा बल माइनस छोटा बल। तो टीबी माइनस mg cos थीटा बराबर अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है, mv²/r। एम बी
एक बी बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, चाल बी है बटे एल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि महत्वपूर्ण बात इसके अंदर ये है, आपको पूरा डेरिवेशन न कराते हुए हम महत्वपूर्ण बात पर समझाते हैं। एक तो हमें क्या करना है, इस बिंदु पर चाल ज्ञात करनी है कि चाल कितनी है भाई, और दूसरा इस डोरी में तनाव कितना है, टीबी कितना है। ठीक है, दो फार्मूलों को ध्यान समझना, इसको निकालना है। अगर हम ये निकाल चुके तो हम ऊर्ध्ववृत्त के किसी भी बिंदु पर डोरी में तनाव ज्ञात कर सकते हैं और पिंड की चाल ज्ञात कर सकते हैं। दो काम कर रहे हैं। देखिए आगे बढ़ाते हैं। दो फॉर्मूले हैं, देखिए साहब समझना गौर से। एक फॉर्मूला है चाल का, ये वाला, बी बराबर √3 + 2 cos थीटा अंडर ब्रैकेट में GL। थीटा कोण है, ठीक है, थीटा कोण कौन सा भी बता चुके थे, ये देख रहा है, ये वाला कोण थीटा है। अब ये बी पॉइंट है। अब जनरल बात बता रहा हूं, यहां हमने चाल ज्ञात कर ली, ठीक, और इसी जगह पर डोरी में टेंशन कितना है, टीबी बराबर 3 mg 1 + cos थीटा। अब आज इस फॉर्मूले से किसी बिंदु पर डोरी में तनाव भी ज्ञात कर सकते हैं और चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। जब डोरी क्षैतिज हो, चलो साहब यहाँ पर पहुँच गए, अब थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट पर चाल क्या होगी, थीटा के स्थान पर 90 डिग्री cos 90 0, तो √3GL हो गया। यहाँ पर टेंशन क्या होगा, cos थीटा का मान 90 हो, cos 90 का मान 0, तो ओनली 3 mg हो गया। ठीक है, अब हमने कहा निम्नतम बिंदु की बात करें, यहाँ पर, यहाँ आ जाइए वापस। तो जब हम बी से नीचे आएंगे तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, थीटा का मान 0। अब इस सूत्र में यहाँ पर थीटा का मान 0, cos 0 कितना हो गया बच्चों, 1, तो 1 × 2 2 + 3 कितना 5, तो निम्नतम बिंदु पर चाल क्या होगी, √5GL, और टेंशन कितना हो जाएगा, T बराबर भाई cos 0 का मान 1 + 1 2 3 कितना 6 mg। ओके, हमने निम्नतम बिंदु चाल ज्ञात कर ली, तनाव ज्ञात कर लिया, क्षैतिज ज्ञात कर लिया। अब हम बात करें उच्चतम बिंदु पर। अगर हम बात करें उच्चतम बिंदु पर, हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, ठीक है, ये कोण थीटा था। अब हम चलते चलते यहाँ पहुँच गए, तो अब ये थीटा बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हाईएस्ट पॉइंट पर cos 180 का मान -1, तो ये 3 - 2 यानी कि 1 हो गया। तब चाल हो जाएगी √GL, और cos 180 का मान -1 माइनस कट गया, तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0। तो उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 होता है, चाल √GL होती है। तो हम देख चुके हैं विभिन्न बिंदुओं से हम इसकी चाल भी ज्ञात कर सकते हैं, तनाव भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह हमने स्पष्ट कर दिया है ये सारी बातें, निम्नतम बिंदु पर, क्षैतिज होने पर, उच्चतम बिंदु पर, तीनों को चर्चा में इसमें डिटेल में कर दिया है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक चाल का और एक तनाव का। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट पेज पे हम लोग आ चुके हैं। अपकेंद्र शोषक सेंट्रीफ्यूज ड्राइवर, ये क्या चीज़ है, एक ऐसा उपकरण जिसे वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के काम आता है। अगर हम गौर से देखें, वॉशिंग मशीन की बात करें तो उसमें 2 पॉट होते हैं, एक सुखाने वाला जो पॉट होता है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें कपड़े डाल देते हैं और चला देते हैं, वो कपड़े सारा पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, कैसे, यह एक लंबा तथा ऊर्ध्व बेलनाकार बर्तन होता है। मैं वॉशिंग मशीन के उस ड्रायर की बात कर रहा हूँ जिसके दीवार में छिद्र होते हैं। ठीक, कभी गौर से देखना, वॉशिंग मशीन को जिसमें कपड़े सुखाते हैं, धोते नहीं, सुखाते हैं, गीले कपड़ों को बर्तन में डालकर तेजी से घुमाते हैं, मशीन घुमाती है उसको, तो कपड़े में उपस्थित जल के कण अपकेंद्र बल का अनुभव करते हैं, और अपकेंद्र बल जिसको मिल जाएगा वो केंद्र से कहाँ जाएगा, दूर, और सारा का सारा पानी उन छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है। निकलेगा तभी जब उस बर्तन को तेजी से घुमाएंगे, जो उस पर अपकेंद्र बल लगेगा। ठीक है, और निकल जाते हैं और कपड़े सूख जाते हैं। ओके, तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप उसको करने का प्रयास करिए। और इसके साथ ही ये चैप्टर आपका वृत्ति गति, कक्षा 11 वृत्ति गति समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ यह चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम ये पूरा चैप्टर समाप्त करते हैं और ये अंतिम वीडियो यहाँ समाप्त होता है। उसके बाद हम इस चैप्टर के थर्ड स्टेज यानी कि थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न
अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को करते हैं। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा और व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा नंबर है 9412316422। जो नए छात्र छात्राएं हैं उस नंबर पर कॉल करके इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का बच्चा हमारे साथ जुड़ सकता है और अभी हमारे पास लगभग 11 जनपद के बच्चे जुड़े हुए हैं और फिजिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।